नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। साइंस का SCERT हम आपको कक्षा 6 के चैप्टर वाइज जो है वो वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था इसका चैप्टर नंबर 1 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे SCERT कक्षा 6 की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 साइंस की जो है ये आपकी बुक है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आपका है क्या? तो आपका है पास पड़ोस की वस्तुएं। इसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं? तो लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, तत्व, यौगिक और मिश्रण की जानकारी, पदार्थ मौलिक इकाई से बने हैं, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, अणु, परमाणु, ये सभी के बारे में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कोई कई पदार्थ से बनी हो सकती है। एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई भी जो धातु उसमें एक ही किसी प्रकार की धातु मिली हो, अलग अलग उसमें तत्व मौजूद होते हैं। तो वही यहाँ पर जो है वो लिखा है। यहाँ पर आप कुछ चित्र भी देख सकते हैं जो कि हमारे चारों ओर दिखने वाली वस्तुओं के अंतर्गत आप देखते हैं, जो दैनिक जीवन में आप जो है सारी चीज़ें देखते हैं। हमारे चारों ओर दिखने वाली कुछ वस्तुएं। बात करते हैं अब आगे। तो संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की डेफिनेशन यहाँ से आपने समझी। जिसे क्या कह सकते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं या रेत का एक कण, ये सभी आपके पदार्थ के ही उदाहरण होते हैं। इन सभी पदार्थों का कुछ द्रव्यमान होता है और स्थान भी जो है ये घेरते हैं। ये तो समझा आपने पदार्थ। अब बात करें पदार्थ की अवस्थाओं की। तो आप सभी जानते हैं ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं होती हैं। बस आपको इसके बारे में समझना है। तो पदार्थ की अवस्थाओं के अंतर्गत लिखा है कि आपने नारियल का तेल देखा होगा, ठंडे में ये बर्तन में ठोस के रूप में जम जाता है, वही गर्मी में जो है ये तरल द्रव रूप में हो जाता है। और मोम ठोस रूप है, गर्म करने पर यह द्रव अवस्था में आ जाता है। यदि हम द्रव मोम गर्म करते जाएं तो वो मोम की जो वाष्प है वो बनकर उड़ जाती है। जल को भी आप देखते हैं दैनिक जीवन में हम ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में देखते हैं। तो इसी आधार पर डिवीज़न किया गया है। तो सबसे पहला जो क्रियाकलाप है ये आपका दे रखा है यहाँ पर ठोस को लेकर, कि कांच की एक गोली को एक थैले से निकालकर हाथ में लें, फिर ग्लास में रखें और देखें कि क्या उसकी बनावट और आकार में कोई परिवर्तन होता है। तो कांच की गोली को थैले में लें, हाथ में लें अथवा गिलास में लें, इसका आकार और आयतन निश्चित जो है वो रहता है। यहाँ से यानी कि आपने ठोस की प्रकृति जानी कि इसका आकार और आयतन जो है वो निश्चित रहता है। इसी प्रकार शक्कर या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट में, जार में रखें, इनके जो क्रिस्टल होते हैं उनके आकार जो है वो नहीं बदलते। यानी ठोस के बारे में आपने दूसरी चीज़ क्या जानी, इनके जो क्रिस्टल हैं उनके आकार जो है वो नहीं बदलते हैं। और जैसे कि यहाँ पर चित्र संख्या 2 में जो है वो दिखाया गया, ये 2 चित्र संख्या, और इसमें ऊपर ठोस के कण जो है वो दिखाए गए हैं और ठोस के लिए एक ईंट का उदाहरण भी यहाँ पर दिखाया गया है। एक चीज़ यहाँ पर और लिखी हुई है कि ठोस पदार्थों में जो कण होते हैं अणु के, वो बहुत पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो कि इन्हें एक साथ बांधे रखता है। तो तीसरी चीज़ आपने ठोस के संबंध में क्या जानी कि इनके कण बहुत पास होते हैं। तो 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये क्रिस्टल है, इनके आकार नहीं बदलते हैं, अणु जो है इनके बहुत पास होते हैं, और पहला वाला क्या कि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। अब यहाँ से जो क्रियाकलाप लिखा है ये आपका द्रव के लिए है। तो जल, दूध, खाना पकाने का तेल आदि सभी द्रव पदार्थों को अलग अलग ग्लास में एकत्रित करें। इन पदार्थों को अलग अलग जो बर्तन हैं उनमें रखें तो आप देखते हैं क्या होता है। द्रव को आप जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी का आकार ले लेता है। किसी एक द्रव का 50 मिलीलीटर जो है आप माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालेंगे तो क्या प्रत्येक बार आकार और आयतन एक समान रहेगा? हम पाते हैं कि जिस बर्तन में उन्हें रखा जाता है वो उसी का आकार ले लेते हैं, किंतु उनका आयतन निश्चित रहता है। बस आपको द्रव के बारे में क्या याद रखना है कि वे जिस भी बर्तन में आप, जैसे कि एक ग्लास में लेते हैं कोई पानी तो ग्लास का आकार ले लेता है, एक प्लेट में लेते हैं तो प्लेट का आकार लेता है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि उसी का आकार ले लेता है, परंतु जो उसका आयतन होता है वो नहीं बदलता है, वो जो है वो निश्चित रहता है। ये भी लिखा है कि द्रव जो है उनमें बहाव होता है, उनका आकार बदल जाता है, इसलिए तरल होते हैं। और ठोस पदार्थों की तुलना में जो द्रव के अणु होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। बस ये आपको पहले वाले से कंपैरिजन करके ध्यान रखना है कि ठोस में अणु बहुत पास होते हैं और द्रवों में ठोस की तुलना में जो है थोड़ा दूर होते हैं। आगे कि इनमें आपसी आकर्षण बल
ठोस की तुलना में कम होता है, जो उन्हें एक साथ व्यवस्थित रखता है। तो आपसी आकर्षण बल के संबंध में मैंने ऊपर बताया। अब बात करते हैं गैस के बारे में। तो आपने खेत जोतते हुए ट्रैक्टर को, सड़क पर मोटर कार तथा मोटरसाइकिल को चलते हुए या घर में जलती हुई अगरबत्ती को देखा होगा। आपने देखा होगा कि इनमें से काले भूरे रंग का धुआं निकलता है। तो इस अवस्था में पदार्थों की जो बनावट है और आयतन है वो दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है गैसेस में कि पदार्थों की बनावट और आयतन जो है वो दोनों ही जो है वो अनिश्चित होते हैं या निश्चित नहीं होते हैं। ये जिस स्थान में रखे जाते हैं उसी की बनावट और आयतन ग्रहण कर लेते हैं। गैसीय पदार्थों में जो कण होते हैं वे अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं। तो ठोस में बहुत पास पास, द्रव में ठोस की तुलना में दूर और गैस में सबसे ज़्यादा दूर। और इनमें आपसी आकर्षण बल जो है वो नहीं के बराबर होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत दूर दूर होते हैं, उससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार आपने अनुभव किया होगा कि इत्र की शीशी जो है वो खोली जाए तो उसकी सुगंध काफ़ी दूर तक जो है वो पहुँच जाती है। तो ये हमने जाना ठोस द्रव गैस के बारे में। बात करते हैं आगे चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। तो देखिए चुंबकीय अचुंबकीय तो आप जानते हैं, परंतु जो इसके एग्जाम्पल है वहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वे आपके चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे, और जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते वे अचुंबकीय हो जाएंगे। परंतु प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या खींच लेता है, तो लोहे के अतिरिक्त कौन कौन से, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि चुंबक जो है वो निकिल को, कोबाल्ट, ये जो दोनों नाम लिखे हैं, ऐसी धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, निकिल और कोबाल्ट। इसके अलावा वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक तो आपका बनता ही है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अन्य लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि और लोग भी जो है वो देख सकें। अब बात करते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। तो संसार में पाई जाने वाली समस्त वस्तुओं का निर्माण पदार्थों से हुआ है, और ये पदार्थ समान या भिन्न प्रकार के जो तत्व हैं उससे मिलकर बने होते हैं। जैसे जल, अब जल जो है आपका एक पदार्थ है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि आप देखते हैं H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसके संयोग से बना होता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पदार्थ का निर्माण कार्बन और ऑक्सीजन तत्व, आप CO2 इस प्रकार से लिखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन हो जाएगा, ये संयोग से हुआ है। तो प्रकृति में उपलब्ध लाखों पदार्थ मूल रूप से कुछ तत्वों के आपसी संयोग से जो है वो बने हैं। तो ऐसे तत्वों की संख्या अब तक लगभग 111 हो गई है। संख्या ध्यान में रखिएगा, ऐसे जो तत्व हैं उनकी संख्या लगभग 111 हो गई है, तथा नए तत्वों की जो खोज है वो भी लगातार जारी है। अब बात करते हैं तत्व क्या होता है। तो पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, आप इसे तो ब्रेक कर सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में, परंतु क्या कार्बन को आप ब्रेक कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। तो कार्बन आपका क्या है? तत्व है, यानी कि इसे और अन्य सरल जो पदार्थ है अब उसमें आप विभाजित नहीं कर सकते, यही आपका तत्व है। तो किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुणधर्म वाले होते हैं, जैसे कि आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सभी आपके तत्व हैं। यौगिक की बात करें तो दो या दो से अधिक तत्व अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु ऑक्सीजन तत्व के 1 परमाणु से मिलकर जल बनाते हैं। तो H2 आप इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है इसके 2 परमाणु, H के साथ 2 लगा है, और ऑक्सीजन का 1, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आपका H2O, यानी कि जल जो है वो यौगिक जो है उसका एक अणु बनाता है। तो यौगिक के गुण उसके अवयवी जो तत्व हैं उनके गुणों से भिन्न होते हैं। ऊपर क्या आपने देखा था कि समस्त अणु या परमाणु जो है वो समान गुणधर्म वाले होते हैं, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आपका CO2 बनता है तो किससे बना है? यह आपका C+O2 से बना है। तो C यानी कि कार्बन, O2 यानी कि ऑक्सीजन, इन दोनों के जो गुणधर्म थे इसके मिलने के बाद जो यौगिक बना इसके गुणधर्म से जो है वो भिन्न होते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पर कि यौगिक के गुण जो है उसके जो अवयवी तत्व हैं जिसे वो बना है उसके गुण से जो है वो भिन्न होते हैं। मिश्रण की बात करें तो 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक जो है वो अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण का निर्माण जो है वो करते हैं। मिश्रण में जो है वो अवयवी तत्व या यौगिक के गुण विद्यमान रहते हैं, जैसे कि आपका शरबत हो गया, मिश्रण का उदाहरण चीनी हो गया, यौगिक जल हो गया आपका, यौगिक इन सब से मिलकर जो है वो बना है। तो यानी कि शरबत किससे बना है?
चीनी और जल से, जो कि आपके स्वयं खुद जो है वो यौगिक हैं। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाला क्या बात है कि यहाँ पर अनिश्चित अनुपात लिखा है। 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं, परंतु यौगिक में एक निश्चित अनुपात में। यहाँ पर क्या लिखा है? निश्चित अनुपात में। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जब आप H2O बना रहे हैं तो एक निश्चित अनुपात में होता है, तभी आपका यौगिक बनता है, परंतु जो मिश्रण है ये आपका अनिश्चित अनुपात होता है। ये दोनों में डिफरेंस रखिएगा। और इसमें चीनी और जल दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, यानी कि जो शरबत है इसमें आपके चीनी के भी गुण होंगे, आपके जल के भी गुण होंगे। तो यही लिखा है कि जो मिश्रण होता है उसमें जो अवयवी तत्व या यौगिक है उसके गुण भी विद्यमान रहते हैं, परंतु यौगिक में ऐसा नहीं होता है, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको एग्जाम्पल एक रिएक्शन के थ्रू जो है वो बताया। अब ये समझिए प्रश्न यहाँ से कैसे पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा यौगिक है या मिश्रण है, या यौगिक नहीं है या तत्व है। और आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे होंगे, जैसे कि आपका शरबत हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो आपको वहाँ पर तत्व या कह सकते हैं यौगिक या कह सकते हैं मिश्रण, इनमें से आपको छांटना होगा। तो आप प्रकृति समझ जाइए ताकि कोई भी उदाहरण आपसे पूछा जाए आप कर ले जाएं। एक प्रश्न हम सबसे लास्ट में भी आपसे पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में आपसे पूछते हैं, तो वो इन्हीं टॉपिक पर आधारित होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जिसने जिसने कल के उत्तर का यानी प्रश्न का उत्तर दिया था उन सभी का नाम भी हम आज दिखाएंगे कि किन्होंने जो है वो पिछले वाले वीडियो में सही उत्तर दिया था। तो चलिए देखते हैं आगे। अब बात करें पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। तो पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर अणु को समझाया गया। तो सबसे पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि चौक अथवा जो कोयला है उसका आप एक बड़ा टुकड़ा लीजिए, इसे आप पीट कर टुकड़ों में विभाजित कर लें, तो इसका जो हर टुकड़ा होगा उसमें उस पदार्थ के गुण भी विद्यमान होंगे। जाहिर सी बात है। अब इसे इतना अधिक पीसे कि यह पाउडर के रूप में आ जाए। अब इस पाउडर को किसी महीन कपड़े से छान लें। छानने पर बहुत महीन कण प्राप्त होते हैं, अर्थात छोटे कण भी अत्यधिक छोटे अनेक कणों से मिलकर बने होते हैं। ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। हम इस प्रकार और अति सूक्ष्म कण की कल्पना भी कर सकते हैं। ये जो ऊपर आपकी क्रियाकलाप है इससे स्पष्ट करने की क्या कोशिश की गई है कि पदार्थ जो है स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं को हम अणु या परमाणु कहते हैं। जैसे कि आप सिंपल सा देखिए, एक चौक का टुकड़ा लेते हैं, अब आप इसे 20 से तोड़ दीजिए तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, और तोड़ेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम आप पीस देंगे तो एकदम बिंदी बिंदी टाइप से, इस टाइप से। तो यही लिखा है कि पदार्थ स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अणु या परमाणु कहते हैं। अब बात करते हैं अणु की। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, वो आपका अणु जो है वो कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु जो है वो गुणों से भिन्न होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं और भिन्न भिन्न जो यानी कि अलग अलग तत्व होते हैं उनके अणु जो होते हैं वो गुणों से भिन्न होते हैं। अणु देखा हमने, अब बात करते हैं हम परमाणु की। तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो आपका परमाणु कहलाता है। तो यहाँ से दोनों में आपने डिफरेंस समझा अणु और परमाणु में। अणु में क्या था? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसमें पदार्थ के भी सभी गुण विद्यमान रहते हैं, परंतु आपका परमाणु में क्या रहा है कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु जो रासायनिक अभिक्रिया उसमें जो है वो भाग लेता है, वो आपका परमाणु कहलाता है। नीचे ये भी लिखा है कि अणु और परमाणु जो है उनको नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है, परंतु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण जो है ये करते हैं। समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु जो है वो बनते हैं, जैसे कि जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो कि मैंने ऊपर अभी आपको बताया था। तो आप कह सकते हैं अतः परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण जो है वो खंड होते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला पॉइंट क्या है, कुछ इनको भी जाने। तो परमाणु शब्द जो है उसको यूनानी भाषा में एटॉक्स जो है वो कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणु शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है। सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यूनानी भाषा से लिया गया है, और यूनानी भाषा का कौन सा शब्द है, तो एटॉक्स से जो है वो परमाणु लिया गया है। इस टाइप को थोड़ा सा आप जोड़ सकते हैं। इंग्लिश में एटम आप बोलते हैं,
अणु परमाणु को, तो एटम से एटॉक्स इस टाइप से थोड़ा सा वर्ड बना है, इस थोड़ा से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। आगे लिखा है कि जो एटॉक्स है इसका अर्थ क्या होता है, अविभाज्य, यानी कि जिसको हम विभाजित ना कर सकें। मैंने बताया ना कि जब बिंदु बिंदु हो जाएंगे चौक के टुकड़े, क्या फिर आप उसको और ज़्यादा विभाजित कर पाएंगे? तो कल्पना कर सकते हैं कि उसके भी और टुकड़े हो सकते हैं, परंतु वो अविभाज्य हो जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया था कि तत्व अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज के बाद जो परमाणु है उसको विभाज्य माने जाने लगा था, और आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु है वो विभाज्य है। ये भी ध्यान रखिएगा कि पहले तो इसका अर्थ जो एटॉक्स लिया गया था उसके अनुसार तो अविभाज्य था, परंतु वर्तमान में आपका यानी कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार इसे विभाज्य माना जाने लगा है। क्यों? क्योंकि परमाणु के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसकी खोज के बाद ऐसा माना जाने लगा है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु को मूलभूत कण के नाम से भी जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है इन सभी की खोज करता और आवेश उस पर, तो प्रोटॉन का लिखा है गोल्डस्टीन। मैंने आपको इससे पहले भी ट्रिक बताई थी, यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ, ईटा पर नाचो, इस टाइप से ट्रिक है सिंपल सी। ई जो आप देख पा रहे हैं, ई से आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जो कि आप देखिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने। तो ईटा का जो टा है इससे टॉमसन हो जाएगा। पर में देखिए जो पा लिखा हुआ है इससे आपका हो जाएगा प्रोटॉन, जो कि आपका पहले नंबर पे है। और यहाँ पर जो लिखा है रा, रा से रदरफोर्ड होगा, परंतु कहीं कहीं क्या होता है, गोल्डस्टीन को खोजकर्ता के रूप में माना जाता है और उपयोगकर्ता के रूप में रदरफोर्ड को माना जाता है। तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन देखने को मिले वो आप टिक लगा लीजिएगा। और यहाँ पर SCERT की बुक में गोल्डस्टीन लिखा है, तो ऑप्शन में भी उम्मीद आप कर सकते हैं कि आपको गोल्डस्टीन ही देखने को मिले, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो इन्हीं SCERT बुक से बनता है। आपने देखा भी था यूपी टेट में आपका जो पूरा पेपर था इन्हीं SCERT बुक से ही जो है वो बना था। नाचो में जो ना लिखा हुआ है इससे आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा, और चा जो लिखा है इससे आपका चैडविक हो जाएगा, यानी कि जेम्स चैडविक जो है इस प्रकार से हो जाएगा। तो ईटा पर नाचो इस टाइप से ध्यान में रखिएगा। अब बात करें आवेश की, तो प्रोटॉन जो है उस पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उस पर ऋण आवेश होता है, और न्यूट्रॉन जो है उस पर उदासीन होता है। तो सीरियल से केवल ध्यान रखिएगा, देखिए पी से प्रोटॉन होता है, पी से ही आपका प्लस होता है। इस टाइप से जोड़ के याद रख सकते हैं आप कि प्लस यानी कि धन आवेश आपका किस में होता है? प्रोटॉन में होता है। इलेक्ट्रॉन बाकी दूसरा बचा तो माइनस हो जाएगा, और न्यूट्रॉन सबसे लास्ट में आता है तो वो आपका उदासीन हो जाएगा। तो केवल एक आप ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन, पी से आपका जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस से आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है वो धन आवेश होता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं जो कल वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर जिन्होंने सभी ने बताए थे उन सभी के नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन्होंने उत्तर बताए थे उन सभी का मैं नाम बता रहा हूँ। गीता मिश्रा, इन्होंने जो है वो बिल्कुल सही उत्तर बताया था। दीपिका गुप्ता, इन्होंने एकदम सही उत्तर बताया है। भावना कुशवाहा, इन्होंने एकदम सही उत्तर बताया है। अहमद हुसैन, इन्होंने सही उत्तर बताया है। साधना भारती, इन्होंने भी एकदम सही उत्तर बताया है। इसके अलावा प्रिया रॉय जो है इन्होंने भी एकदम सही उत्तर बताया है। इसके अलावा मालती मौर्य जो है इन्होंने भी उत्तर सही बताया है। प्रियंका जायसवाल, इन्होंने भी सही उत्तर एकदम बताया है। और श्याम सिंह जो है इन्होंने ऑप्शन बताया, ये भी जो है एकदम सही बताया है। तो इसी के साथ हमारे सभी जो कमेंट हैं वो समाप्त होते हैं। आप चलिए देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न इस चैप्टर से है कि परमाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो हैं वो कौन हैं? थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड या नील्स बोर, इस प्रकार से चार ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा सही होगा? सभी लोग अपना कमेंट वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आबा सादा इस टाइप से ऑप्शन भी आप बता सकते हैं, या डायरेक्ट नाम भी आप बता सकते हैं। तो हम कल देखेंगे इसके आगे वाले चैप्टर। यदि आपने इन्हें अच्छे से पढ़ लिया तो आप समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा कोर्स आपका यहीं से कवर हो जाएगा। और चैप्टर में आप देखेंगे भी यूपी टेट है या DLED है, आपके जो पेपर हैं कहीं ना कहीं इन्हीं बुक से ही बनते हैं, इसलिए मैंने इनको उठाया ताकि आपका जो पेपर है उसमें जब तक डेट आएगी तब तक काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएं। बस आपका काम क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उसके साथ साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी जो है वो सपोर्ट मिले, मुझे भी जो है मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए ऐसे ही जो है अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।